खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आप इस नशरियात को टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आइएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जहां पर आप खबर पढ़ भी सकते हैं वहां पर आप तहरीर भी कर सकते हैं और हमें आगाह भी कर सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के बीच किस तरीके का माहौल है और क्या कोई खबर छूटी तो नहीं। इसलिए हमें बाखबर करने के लिए सोशल मीडिया का बाज़ाब्ता तौर पर आप इस्तेमाल हमारे लिए करेंगे। और आज जब हम खबरों का आगाज़ करेंगे तो बात सीधी बात है, बड़ी बात जो अफ़गानिस्तान इस वक्त बड़ा मसला है, वहाँ की सूरत हाल से आपको रूबरू करवाएंगे। मुल्क के अंदर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए क्या कुछ होने जा रहा है उस पर गुफ्तगू करेंगे, और फिर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से आपको रूबरू करवाएंगे। आपको बताएंगे कि एक के बाद एक कमेटी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, उनका मकसद क्या है, मतन क्या है और आने वाला हदफ उनके लिए क्या कुछ हो सकता है और सरकार क्या कुछ करने जा रही है। इसके लिए 10 बजे तक का प्रोग्राम आपके साथ रहेगा। 9:40 पर आप और हम बात करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाएंगी, आप हमसे बात करेंगे और अपने मसाइल भी हुकूमत तक उठाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि आपके मसले का हल हो। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको मिलवाते चले कि दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। बहुत शुक्रिया आसिफ। और बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और आपको बताते हैं कि तारीख के पन्नों में आज के दिन में क्या कुछ तहरीर हुआ है। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जेके देखने वाले सभी नाजरीन को शुरुआत करते हैं आज के दिन के हवाले से। और आज का दिन क्यों अहम है, सबसे पहले कुछ तारीखी एतबार से इस पर भी बात करते हैं। 1925 में आज ही के दिन एडोल्फ हिटलर ने अपने सियासी उसूलों पर मबनी किताब मेरी जद्दोजहद शाया की थी। आज ही का दिन था और जो कुछ उसने ज़िंदगी में किया था, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी झेलनी पड़ी, तनकीद का सामना करना पड़ा, उस पर बिलाखिर उन्होंने किताब लिखकर बहुत सारे मामलात हल किए थे। 1947 में आज ही का दिन था। बरतानवी शहंशाह जॉर्ज शशम ने कानून आज़ादी हिंद के मसौदे पर दस्तखत किए थे और आज ही के दिन ये हुआ था। और 1977 में वियतनाम अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। आज ही के दिन परमानेंट मेंबर जो मेंबर है वो बना था। 1977 का आज ही का दिन था। 1980 में भारत ने अपना पहला मवासलाती सैयारा रोहिणी अव्वल खला में भेजा। स्पेस में आज के दिन इसे छोड़ा गया था। 2008 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सदर पाकिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। आज ही का दिन था। और 1945 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले जाने वाला तैयारा हादसे का शिकार हुआ था 18 अगस्त 1945 को। चलिए जी, ये तो तारीखी पस मंज़र में कुछ अहम तरीन वाक़यात थे जिनकी वरगर्दानी करने की कोशिश की गई है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा शुरुआत करते हैं ख़बरों की। और ख़बरों में जहाँ सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की करेंगे, जहाँ हर पल और हर वक्त एक नई खबर आ रही है। उस नई खबर का असर आलमी दुनिया पर भी पड़ रहा है और आलमी सियासत भी उसी तरीके से गामजन हो रही है। और जब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की, तो आपको सबसे पहले ये भी बताते चले कि तालिबान ने इक़्तिदार में आने से पहले जो सूरत हाल थी और इक़्तिदार में आने के बाद की सूरत हाल को लेकर कल अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। यानी पहली बार काबुल आने के बाद तालिबान की तरफ से ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग की गई है, ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ किया गया, प्रेस मीट किया गया और मकामी और इंटरनेशनल मीडिया के सवालों का जवाब दिया गया है, जिस दौरान अफ़गानिस्तान के तर्जुमान यानी तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से बात साफ कर दी गई है ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस तरीके की होनी है, गैर मुल्की अफवाज के लिए क्या कुछ प्रोग्राम बनाया गया है। और दो बातें बड़ी अहम उन्होंने बताई कि एक आम माफ़ी का ऐलान अफ़गानिस्तान के अंदर किया गया है। ये आम माफ़ी का ऐलान सिर्फ मकामी बाशिंदों के लिए कर दिया गया है, इसकी उन्होंने वजाहत कर दी है और कहा कि तालिबान की तरफ से किसी किस्म का हथियार उन लोगों के खिलाफ यानी आम अफगानियों के खिलाफ नहीं उठेगा। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो लगातार वेस्टर्न मीडिया और ज़राए ब्लॉग से पूछा जा रहा था और जिसको लेकर कल भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बहस हुई थी कि ख़वातीन पर जो ज़ुल्म और तशद्दुद सन 1996 और उसके आसपास देखने को मिला था, क्या वैसा ही माहौल होगा। तो उस पर उन्होंने कल साफ कर दिया कि इस्लामिक
कवानीन के मुताबिक, शरिया के मुताबिक ख़वातीन अपना काम करेंगी और दफ्तर भी जाएंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में दरस भी होगा और साथ साथ तमाम निज़ाम में वो बाज़ाब्ता तौर पर शरीक रहेंगी। एक तो उसकी वजाहत उनकी तरफ से आ गई है। दूसरी बड़ी बात जो मेरी नज़र में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो बातें बाद में आसिफ आपको डिटेल में बताएंगे। चूँकि ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए ख़वातीन के हकूक़ पर जो सबकी नज़रें थी उस पर उनकी वजाहत आई है कि एज़ पर द इस्लामिक शरिया लॉ जो है उनको आगे चलने, काम करने और पढ़ने की इजाज़त होगी। दूसरी बड़ी बात जो थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बताई गई वो ये थी कि ज़राया ब्लाग जो है, इंटरनेशनल मीडिया और मकामी मीडिया जो है वो आज़ाद है जी काम करने के लिए, लेकिन आज़ादी की हद का तयन कर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ अगर कैंपेन चलाया गया तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी आप हदूद के अंदर चलिए तो सही है, जब आप पार करने की कोशिश करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। एक हद मुकर्रर कर दी है तालिबान की तर्जुमान की तरफ से, कल इस बात की भी वजाहत कर दी गई है। और तीसरी बड़ी बात, बैनुल-अक़वामी इदारा जात जो है और पूरी दुनिया जो है उनके और अपील करते हुए कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उन्हें तस्लीम किया जाए बहस्ती सियासत की, सियासी कैदियों, बहस्ती लीडर्स के, और तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वादा किया है हम उस पर गामज़न है। चौथी बात जो इसमें काफ़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब तालिबान, अब अवाम के पास हथियार रखने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे कि तालिबान लगातार क्रैकडाउन कर रहा था और वहाँ पर जो हथियार थे वो उठाए जा रहे थे, उसका मानना था कि अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए अवाम के पास हथियार नहीं होना चाहिए, हुकूमत के पास हथियार होना चाहिए। तो ये 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की बातचीत के दौरान सामने आया था। और क्या कुछ आपको तफसील के साथ आसिफ भी समझाएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात ये थी चूँकि एक तो ये कि इस वक्त जो अफरा तफरी का आलम अफगानिस्तान के अंदर ख़ास तौर से काबुल शहर के अंदर देखा गया, सफारत खाने बंद और अपने जो अमले थे मुख्तलिफ मालिक भारत समेत वापस ले आया है। उन तमाम चीज़ों पर क्लियरेंस देते हुए तालिबान की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि सफारत खाने हों, सरकारी दफातर हों, जो लोग काम कर रहे थे उनकी हिफाजत का जिम्मा तालिबान ने उठाया है। तालिबान में फ़र्क है, इस चीज़ को समझना होगा। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पहली बार इंटरनेशनल और जो मकामी मीडिया थे उसके सवालों का जवाब देते हुए इस पर क्लियरेंस दे दिया गया कि सफारत खानों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ काम करेंगे जिम्मेदारी तालिबान की होगी, वो उन तमाम लोगों को हिफाजत देंगे। दूसरी बड़ी बात, मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई है कि ख़वातीन को लेकर जो मुसलसल सवालात पूछे जा रहे थे कि आया उनको नई हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सकता है या नहीं। एक तो ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस चीज़ का ख़ास तौर से जिक्र हुआ कि शरीयत के मुताबिक उनके बुनियादी हुकूक जो हैं वो उनको दिए जाएंगे, उससे बिल्कुल भी वो महरूम नहीं रहेंगी। ये यकीन दहानी तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से करवाई गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम हिस्सा ये भी था कि सियासत हो, तालीम हो, तिजारत हो, हर जगह ख़वातीन से भी ये अपील की गई है कि वो आगे आएँ। जो ख़वातीन इस वक्त अफगानिस्तान के इस निज़ाम का हिस्सा बनना चाहती हैं, मुल्क की हुकूमत में शामिल होना चाहती हैं, वो आ सकती हैं। जहां पर बाहर के लोगों को हुकूमत में शामिल करने की बात गुज़श्ता रोज़ कही गई थी, वहीं उसके बाद ख़वातीन जो मकामी सतह पर काम करना चाहती हैं, और ख़वातीन कैसे काम करेंगी, शायद इसकी एक मिसाल ये भी, जहां पर कल पहला जो नेशनल टेलीविज़न पर अफगानिस्तान के अंदर इंटरव्यू नश्र किया गया तालिबान तर्जुमान का, उसमें भी एक खातून एंकर की तरफ से उनका इंटरव्यू किया गया, जिसके बाद काफ़ी हद तक उस सोच में तब्दीली आई है जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि ख़वातीन को शायद अब बात करने का भी मौका ना मिले। चौथी बड़ी बात, जो गैर मुल्की लोग हैं इस वक्त अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, वापस अगर वो आना चाहते हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया। एक तो अफगानिस्तान के अंदर जितनी कंपनीज के अंदर वो काम कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, वो इनकी बहिफाजत वापस होनी चाहिए, होगी, उसकी भी जिम्मेदारी ली गई है। और अगर बाहर से वापस आके आप दोबारा इन कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी हिफाजत का जिम्मा तालिबान का होगा, ये साफ कर दिया गया है। काबुल और उसके आसपास के शहरों में जितने भी लोग हैं, 2 दिनों से एक और खबर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि सर्च ऑपरेशन या तलाशी कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों के अंदर शुरू की गई हैं। तो उस पर एक सवाल के जवाब में तालिबान तर्जुमान की तरफ से कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम है। जिस शहरी के पास हथियार था उनको सीधे तौर पर कह दिया गया है कि वो हथियार सरकार के पास, सरकारी नुमाइंदों के पास जमा करा दें,
और कहीं पर वो लड़ने का मूड ना बनाए। अगर ऐसा होता है तो अमन कानून की सूरत हाल खराब करने की ये बराबर होगा, इसलिए तमाम शहरियों को पहले अपील की गई है। जी, इसमें जो कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। अब किसके लिए इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा? दूसरे मुल्क के अंदर खुराफात या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपनी इस अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ी कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट पर कितना काम होता है ये देखने वाली बात होती है। ये तो बात थी जनाब ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आलमी दुनिया के अंदर यानी पूरी दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है? अमेरिका अफगानिस्तान में अच्छा जी, अब जरा क्या कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अभी तक अमेरिका की तरफ से जो बयान कल दफ्तर खारजा अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है, उन्होंने कहा कि सफारतकारी अफगानिस्तान के साथ जारी रहेगी 31 अगस्त के बाद, यानी 31 अगस्त तक रोका गया है पूरा मामला। 31 अगस्त के बाद सफारतकारी के मामले में और तेज़ी आ सकती है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का बड़ा बयान आया है। साथ साथ ये भी अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया कि 3200 लोग जो अफगानिस्तान के अंदर थे अभी तक इवैक्यूएट किए गए हैं, वहाँ से बाहर निकाले गए हैं। कुछ और लोगों को वहाँ पर रुकना है। और अब जो और ख़बरें इसके साथ आ रही हैं वो बड़ी अहम है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ काउंसिल का ख़ुसूसी इजलास 24 अगस्त को होना है, यानी आज 18 है और अब 24 अगस्त को ये इजलास होगा। और जब ये 24 अगस्त को इजलास होगा तो यहाँ पर क्या कुछ है? अफगानिस्तान महव मरकज़ रहेगा। अफगानिस्तान के लिए इस खुसूसी इजलास को तलब किया गया है, जहाँ पर UN ह्यूमन राइट काउंसिल का खुसूसी इजलास 24 अगस्त को होगा अफगानिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ये जो स्पेशल सेशन बुलाया है, इसमें पहली बार अफगानिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी भी हो सकती है। माना जा रहा है कि तालिबान भी अपने नुमाइंदगी को वहाँ पर भेज सकते हैं, वो वहाँ पर बात करेंगे। अगरचे इस पर अभी अक़वाम मुत्तहिदा की कोई वजाहत नहीं आई है, लेकिन इस तरीके की बातें जो है वो मीडिया के अंदर चल रही है। और जब हम ये बात बता रहे हैं आपको, तो उसके बाद क्या कुछ और चल रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। UK की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि वो तकरीबन 20,000 अफगानियों को ब्रिटेन के अंदर रवां साल के दौरान आने की इजाज़त देगा। यानी ब्रिटिश हुकूमत, बरतानिया की जो हुकूमत है वो 20,000 अफगानियों को सेटल करेगा, यानी उन्हें रिफ्यूजी तस्लीम करते हुए उन्हें वहाँ पर आने की इजाज़त दी जाएगी। 20,000 अफगानी अब UK जाएंगे। इस सिलसिले में राह को हमवार कर दिया गया है और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद US प्रेसिडेंट और UK के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने G7 समिट इजलास बुलाने पर भी मंजूरी दे दी है, यानी हामी बल्ली है। अमेरिका और UK ने G7 समिट को बुलाने का मन बना लिया है और ये समिट अफ़गानिस्तान के हवाले से होगी। जो बिडेन और UK के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस बात पर वो मुत्तफ़िक हुए हैं कि वर्चुअल मीटिंग होगी G7 मुल्कों की और यहाँ पर अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं सिचुएशन अफ़गानिस्तान के अंदर इमर्ज हुई है और कहाँ पर इसका रिपल्शंस देखने को मिला और कहाँ पर मीटिंग का सिलसिला तेज़ होगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बराए इंसानी हकूक़ को भी तलब कर दिया गया है। G7 इजलास होगा और इस G7 समिट, वर्चुअल समिट के अंदर अफ़गानिस्तान महव मरकज़ होगा, यहाँ पर जो है वो बात होगी। उसके साथ साथ जब हम वज़ीर ख़ारजा की बात करते हैं जो इस वक्त अमेरिका UN के अंदर मौजूद है, तो इस वक्त की बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ 1-to-1 मुलाकात की है और उस दो मुलाकात के दौरान मौजूदा सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान की है, भारत के जो खदशात हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है। एंटनी गटरस और डॉक्टर जयशंकर के बीच तकरीबन 70 मिनट तक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान
अफगानिस्तान मेन पॉइंट ऑफ एजेंडा था जिसको लेकर बातचीत जो है वो की गई है। इधर अमेरिका के बाद अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा इन दिनों काफ़ी सरगर्म अफगानिस्तान के हवाले से दिख रहा है। इसके बाद जी अब जब हम आपको बता रहे हैं कि आलमी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तो याद रखिएगा कि काउंसिल का इजलास 24 तारीख की डेट अब फाइनल हो गई है। जैसे मैंने आपको पहले कह दिया था कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास होगा, डेट 24 तारीख की उसकी भी फाइनल हो गई है। अब कनाडा का बयान भी सामने आया है। आसिफ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, और जहां हमने देखा कि रूस ने क्या कहा कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा जी, तालिबान अपनी इस्टेब्लिशमेंट को जाहिर करे, और चीन ने क्या कहा कि वो तालिबान की इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत को तस्लीम करेगा, नाम लेकर कहा। पाकिस्तान ने कहा कि वो वेट एंड वॉच करेंगे जी सिचुएशन कैसी बनती है, भारत सरकार का मौका अपना है और अमेरिका की सफारतकारी 20 तारीख के बाद आगे बढ़नी है। लेकिन कनाडा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। कनाडा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, कनाडा के वज़ीर आज़म की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि उनके पास कोई भी ऐसा मंसूबा या कोई प्लान इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है जिसके तहत अफगानिस्तान की मौजूदा सेटअप, तालिबान सेटअप को वो तस्लीम करेंगे। ये तालिबान के हवाले से खबर इस वक्त आ रही है जी कनाडा से, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो इसको नहीं मानेंगे। अब ये क्यों नहीं मानेंगे? कनाडा जो है वो फाउंडर मेंबर है जी नेटो का, और नेटो अफवाज का एक बहुत बड़ा रोल अफगानिस्तान के अंदर रहा है, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर वो साल 2001 से लगातार वहाँ पर बने रहे थे। और एक मुहतात रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 150 से ज़्यादा कैनेडियन फौजी जो हैं वो मारे गए थे अफगानिस्तान के अंदर, और इसी को बुनियाद बनाते हुए फ़िलहाल कनाडा के वज़ीर आज़म ने ये बात साफ कर दी है कि वो तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे जी। तो ये तो बात थी जनाब, आलमी बरादरी किस तरीके से इसको देख रही है। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अब मुल्ला बरादर्स की आमद कंधार के अंदर होनी है 20 साल के बाद। बिल्कुल, ये पहली मर्तबा हुआ है जब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तकरीबन 20 वर्षों में पहली बार वापस अफगानिस्तान लौटे हों, और बरादर को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। उनके बाकी जो साथी हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस तरह की खबर है। और ये पहला मौका होगा जब से दोहा और काबुल के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश हो रही थी, हालात को बेहतर करने की कोशिश हो रही थी, इन सब के बीच में ये पहला ऐसा मौका है जब वो कंधार पहुंच गए अपने साथियों समेत। लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के मुतालिक ये भी बताया जाता है कि कंधार में बैठकर हो सकता है कि काबुल के बदले कंधार में बैठकर वो निज़ाम को चलाएं। इस तरह का फैसला तालिबान कर सकती है। उन्हें मुस्तकबिल में सबसे बड़ा लीडर जो है वो घोषित किया जा सकता है, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन होना भी बाकी है, लेकिन कंधार से भी निज़ाम चल सकता है जब तक मुकम्मल तौर पर हालात जो है वो कंट्रोल में ना हो जाए काबुल के अंदर, जहां पर इस वक्त लगातार बातचीत चल रही है। दोनों महाज पर सियासी उमूर हों या फिर दीगर मामलात हों, उन पर अलग अलग करके बात हो। कंधार के बाद वो काबुल आ चुके हैं, बस इस तरीके की खबर भी डेवलप हो रही है कि वो काबुल बिल्कुल पहुंच चुके हैं जी। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, यानी जो तालिबान का अपना एस्टैब्लिशमेंट है उनके साथ मिलकर आज एक नशस्त वहां पर होनी है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सदर, नायब सदर और इंटरीम हुकूमत का ऐलान किया जा सकता है। ये तालिबान के हवाले से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अफगानिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि तालिबान के सबसे बड़े लीडर जो हैं वो काबुल पहुंच चुके हैं, और मुल्ला मुल्ला बरादर जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। कतर दोहा के अंदर पिछले 3 दिन से लगातार तालिबान की अपनी मशावरत चल रही थी। सियासी अमूर की जो कमेटी उनकी है वो मशावरत कर रही थी और मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ेर गौर लाया गया था। अब उसके बाद मुल्ला बरादर्स को शायद सामने रखा जाएगा फिलहाल सदर और नायब सदर के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा कि नायब सदर ने अभी ये दावा पेश कर दिया था रात देर के कि वो इस वक्त भी सदर है और उनके पास तमाम इख्तियारात है। लेकिन अब जब इस तरीके की सूरत हाल है तो पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान के अंदर भी क्लियर हो रही है कि अफगानिस्तान के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन चैनल पर इस वक्त आ चुकी है कि अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह का बड़ा बयान, ये बड़ा बयान क्या कुछ आया था। सालेह ने खुद को निगरान सदर होने का दावा पेश किया था, जो मैं अभी आपको बता रहा था। लेकिन अब
तमाम रास्ते जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, क्योंकि शाम होते होते बड़ी चीज़ें तब्दील होंगी अफगानिस्तान के अंदर। बिल्कुल, अफगानिस्तान के नायब सदर रहे अमरुल्लाह सालेह और आज भी वो निगरां सदर होने का दावा कर रहे हैं और ट्वीट करके भी उन्होंने एक बार फिर दावा किया। और ये दावा कब हुआ है? जब अशरफ गनी मुल्क छोड़ चुके हैं। उनकी तरफ से भी ट्वीट में दावा किया गया कि मुल्क के मुख्तलिफ शख्सियात के साथ, कुछ लीडरान के साथ वो राब्ते में हैं और उनके इत्तेफाक के बाद वो हो सकता है आगे का ऐलान करें। लेकिन अफगानिस्तान को आज के वक्त में हम वियतनाम नहीं बनने देंगे, हम सब अफगानियों की जिम्मेदारी है, जो ट्वीट में इस वक्त अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं। हालांकि उनके ट्वीट पर तालिबान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मुख्तलिफ हिस्सों से इस वक्त जो रिएक्शन उनके जो ट्विटर पर रीट्वीट करके दिए जा रहे हैं, उसमें ये तो बताया जा रहा है कि इस वक्त सदर की जो जिम्मेदारी थी वो तो नहीं निभा सके, लेकिन खुद को निगरान सदर होने का दावा उस वक्त किया जा रहा है जब मुकम्मल तौर पर उनके हाथ से इस वक्त कुर्सी जा चुकी है। ये दरअसल जब उन्होंने ये दावा पेश किया है, इसके पीछे एक दलील भी है, और वो दलील अफगानिस्तान का आईन है, कानून, और अफगानिस्तान के आईन की एतबार से जब सदर माजूल हो जाए, वो निकल जाए या किसी तरीके से वो ना हो, तो 24 घंटों के अंदर अंदर नायब सदर जो है वो सदर के इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए वो खुद को निगरान सदर के हैसियत से जो है वो इस वक्त पेश करें। लेकिन लेटेस्ट वेट कि तालिबान का क्या कुछ इस पर मौक़िफ़ सामने आएगा। बढ़ते हैं जी आगे। बात अफगानिस्तान की हो रही है ना, तो आपको बताते चलें कि दिल्ली के अंदर भी सियासत तेज़ है और रात देर गई जहाँ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ है और उसमें कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं पर खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में आज एक बार फिर अफगानिस्तान के मामले पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जहां कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हाई प्रोफाइल इजलास तलब किया था, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर पी के मिश्रा, काबीनी सेक्रेटरी राजीव गोबा और उसके अलावा हर्ष जो फॉरेन सेक्रेटरी है श्रृंगला साहब और एम्बेसडर जो वहाँ रह चुके हैं वो वापस आए थे, उन्हें भी यहाँ पर बुलाया गया था। तो इस तरीके से ये सूरत हाल जो थी वो वहाँ पर चल रही थी और कंटिन्यूसली वहाँ पर इस वक्त वहाँ पर ये मीटिंग्स हुई थी और उस मीटिंग के दौरान ये इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि अब जो इंडियंस हैं, जो भारतीय नजाद लोग वहाँ अफगानिस्तान के अंदर फंसे हैं, उन सब की बहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया जाए। इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर था उसको डिस्कस किया गया। एक्सटर्नल डायमेंशन जो होंगे तालिबान को लेकर उस पर भी बातचीत जो है वो की गई है और माना जा रहा है कि आज भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में दिन में मुनक्किद होना है, जिसमें मजीद कुछ फैसले जो है वो बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफिंग करके ये बताया जाएगा कि क्या कुछ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर फैसले लिए गए। बिल्कुल, बड़ी बात ये भी इशफाक इसमें कही गई है कि एक तो जो शहरियों को वापस लाने की बात हो रही है, बाहिफाजत वापस लाया जाएगा। तालिबान ने ज़रूर दूसरी तरफ तमाम लोगों की जिम्मेदारी ली है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सरकार की तरफ से ये भी इस बात पर कल से ही डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, जो हिंदू या सिख अक़लियती फ़िरक़े के लोग हैं उन सभी की हिफाजत को यकीनी बनाना सरकार की तरजीहात में शामिल है और सरकार ने अब उनको पनाह देने के लिए तैयारी कर ली है और इसलिए आज की मीटिंग में हो सकता है कि इस पर हतमी फैसला लिया जा सकता है। जो कल चीज़ें डिस्कस हुई है उनमें टॉप ऑफ द एजेंडा ये रहा है कि वहाँ पर जो बाकी लोग हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उनको वापस हिंदुस्तान लाकर यहाँ की शहरियत देना कैसे उनको तरजीहात में शामिल किया जाए, इस पर डिस्कशन तकरीबन 30 से 35 मिनट चला है और आज दिन भर एक बार फिर 3:30 बजे के बाद मीटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म दोबारा सदारत करेंगे और आज दोबारा मामलात वही डिस्कस होंगे, चूँकि कल मजीद 130 से ज़्यादा शहरियों को वापस हिंदुस्तान लाया जा चुका है और ITBP के एहलकार, डॉग स्क्वाड और जो सिफारती अमला था वो वापस हिंदुस्तान देर शाम पहुँच चुका है। जब हम वापसी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के भी लोग जो है वो कंधार के अंदर है, जिनमें 2 प्रोफेसर्स भी है और कुछ और लोग भी हैं। तो उस हवाले से भी कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर ममलिकत बराए खारजा के साथ बराबर राब्ते में है और उन्हें बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। और इत्तला ये भी है कि कुछ लोग कल जामनगर गुजरात पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली भी लाया गया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनकी इवैक्यूएशन के प्रोग्राम को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। ये वो ट्वीट है जो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से किया गया था। कुछ लोग भारत आ चुके हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो बाहर हैं, जिन्हें वापस लाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। बिल्कुल, इस सिलसिले में वी मुरलीधरन से भी बात की है, यानी वज़ारत ख़ारजा के साथ भी बात हुई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की यकीन दहानी कराई गई है कि
दो जो प्रोफेसर और एक में इनकी अहलिया भी, यानी कुल मिलाकर 3 लोग जो इस वक्त कंधार में जो काबुल के अंदर इस वक्त हैं, और 2 यूनिवर्सिटीज़ के बख्तार यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त पढ़ा भी रहे हैं, तदरीसी निज़ाम में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों को बहिफाजत वापस लाया जाएगा, ये यकीन दहानी। और कल ही जहां पर अहले खाना की तरफ से अपील की गई थी, तो चंद मिनटों के बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने सरकार के नोटिस में बात लाई है, और ये भी यकीन दिलाया गया है कि यहाँ वापस लाना नहीं, बल्कि जहां पर वो अफगानिस्तान में इस वक्त है वहां पर इस वक्त आज के दिन में कोई परेशानी उन्हें नहीं है। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा अफगानिस्तान के बात करते हैं दिल्ली की एक और सियासत की, और बात करते हैं अवामी राब्ता साइट फेसबुक की, क्योंकि फेसबुक ने महाज खोल दिया है जी राहुल गांधी को लेकर। जहां हमने गुज़श्ता दिनों ही आपको बताया था कि फेसबुक की तरफ से एक तहरीरी खत जाएगा, और वो खत चला गया है राहुल गांधी को, और ये नोटिस जब राहुल गांधी को गया है तो उसमें उनसे वजाहत मांगी गई है कि किस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया साइट का गलत इस्तेमाल किया है और क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई सोशल मीडिया की तरफ से ना की जाए। राहुल गांधी, आपको याद होगा कि पहले ट्विटर पर, उसके बाद इंस्टाग्राम पर और फिर फेसबुक पर, अब ये उनको दूसरा नोटिस है समाजी राब्ता साइटों की तरफ से जब दिए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की तरफ से दरअसल दिल्ली के अंदर असमत रिजी का एक केस हुआ था जिसमें एक बच्ची को निशाना बनाया गया था, और उस बच्ची का चूँकि कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई थी, बहुत सारे लोगों ने समाजी राब्ता साइटों पर बच्ची की और उसके घर वालों की तस्वीर शेयर कर दी थी, और राहुल गांधी भी उन्हीं लोगों में शामिल थे जिनने ट्वीट करके सरकार को हद से तनकीद बनाया था। राहुल गांधी की तरफ से बच्ची की तस्वीर शेयर की गई थी जो मुतासरा बच्ची थी, लेकिन उस रेप पीड़ित बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था और उसके बाद कत्ल का मामला सामने आया, तो फेसबुक का ये पहली मर्तबा ऐसा है कि जब नोटिस लिया गया है। ट्विटर के तकरीबन 3 हफ्तों के बाद दोबारा अब मुश्किलें बढ़ी हैं राहुल गांधी की, जहां पर ट्विटर के सामने उन्होंने ट्विटर ने उनको ब्लॉक करके उसके बाद अनब्लॉक भी किया, लेकिन शर्त ये रखी थी कि वो अपना ट्वीट जो है वो हटाएं वहां से। सरकार के नोटिस में भी ये चीज़ आई थी, और उसके बाद अब इंस्टाग्राम पर फिलहाल नज़र है कि हो सकता है इंस्टाग्राम पर भी कार्रवाई हो सकती है राहुल गांधी पर, लेकिन फिलहाल फेसबुक की तरफ से भी नोटिस चला गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि उनकी तरफ से जो काम ट्विटर पर किया गया वही फेसबुक पर क्यों हुआ, कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, मुतासरा बच्ची का जो फोटो शेयर करना था वो शायद राहुल गांधी को फेसबुक पर भी महंगा पड़ सकता है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जजों की और सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है कि पहली बार 3 ख्वातीन जज नामजद किए गए हैं। 9 में से 9 नाम सामने आए हैं, 9 नेम सामने हैं, उनमें से 3 ख्वातीन जज होंगी, और कॉलेजियम की तरफ से क्लियरेंस दे दी गई है, और अब उन्हें हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट के लिए लाया जा सकता है। ये बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ज़रा से हमारे पास सामने है कि कॉलेजियम ने पहली बार रिकमेंड किया है 3 ख्वातीन जज को। जस्टिस BV नागारत्ना जो कर्नाटका हाई कोर्ट की है, जस्टिस हिमा कोहली जो चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट है, और जस्टिस बेला त्रिवेदी जो गुजरात हाई कोर्ट की है, कि उन्हें उनकी तकर्री हो, उनका तबादला किया जाए जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये कॉलेजियम की तरफ से जो है वो सरकार की तरफ से सरकार को दे दिया गया है। और ये ब्रेक थ्रू कब हुआ है जी, जब नरीमन साहब रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे, उसके बाद लगातार ये चीज़ें सामने आ रही थी कि ख्वातीन जज में होनी चाहिए, और ये बड़े मामले पिछले कई दिनों से चल रहे थे, और उसी बीच अब ये मामला सामने आया है कि 9 नामों में से 3 ख्वातीन जज जो होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगी, और इस सिलसिले में कॉलेजियम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर सिफारिश जो है वो कर दी गई है, और बहुत जल्द मरकज़ी वजारत की तरफ से इसमें दस्तखत होगा, जिसके बाद सदर हिंद बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब आप 3 नए चेहरे देखेंगे, और तीनों ख्वातीन होंगी 9 में से। और माना जा रहा है कि साल 2027 में ऐसा पहली मर्तबा होगा कि पहली खातून चीफ जस्टिस जो है वो भी मिल सकती हैं, और जो कॉलेजियम गया है सरकार को चीफ जस्टिस की तरफ से 9 नामों की जो सिफारिश हुई है, और अगर इनको भरा जाता है, हुकूमत अगर इन सिफारिशात को मंजूरी देती है, तो सभी मौजूदा जो खाली ओहदे हैं उनको भरकर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की तादाद 33 हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि 9 नामों में से 3 ख्वातीन जजों के नाम हैं, और बताया जाता है कि पहली मर्तबा ऐसा होगा कि हो सकता है अगर सरकार सिफारिश को मंजूरी दे देती है तो साल 2027 में पहली खातून चीफ जस्टिस हिंदुस्तान को मिल सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के हवाले से बताते हैं। चूंकि दाखिले मुसलसल हो रहे हैं और तालीमी सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता शुरू करके तालीमी निज़ाम को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले का मामला जो है वो एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि
अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का आगाज दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाएगा और इसके लिए कट ऑफ लिस्ट जो है या जो मेरिट लिस्ट जिसे आप कहते हैं यकुम अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो मुतलका हुकाम की तरफ से जानकारी दी गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का इंतजार हो रहा था, ऑप्शनल एग्जाम्स थे और बाकी जितने भी एग्जाम्स होने थे उन सभी के खत्म होने के बाद ये फैसला लिया गया है और 8 से 10 सितंबर के बीच में कट ऑफ लिस्ट जो है वो पहले सरकार की तरफ से रखा गया था, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या दिल्ली यूनिवर्सिटी की हुकाम है उसकी तरफ से जारी की जानी थी, लेकिन उसके बाद अब आईटी टीम के साथ भी मुशावरत हुई है और दीगर जो मुतलकिन हैं उनके साथ मुशावरत करने के बाद हतमी फैसला लिया जाएगा आईटी और बाकी जो इदारे हैं उन सभी के साथ, क्योंकि जितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार हैं, जो नए तलबा आएंगे, नए दाखिले होंगे, उन सभी लोगों का पिछला रिजल्ट क्लियर होना चाहिए था और कोविड की वजह से कुछ इम्तिहानात नहीं हो पाए। ये भी है ना कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो टेस्ट था लगभग वो मुकम्मल हो जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर और यही वजह है कि 8 से 10 सितंबर के बीच तक गैप जो है वो दे दिया गया है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब यकुम अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर प्लान किया जा रहा है जी कि ये शुरू किया जाए, क्योंकि 2 और 3 को छुट्टी है और फिर 4 से बाज़ाब्ता तौर पर जो डीन एकेडमिक्स हैं उनका मानना है कि हम आगे सेशन को शुरू करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि सीबीएसई और ये जो सीबीएसई का जो पैटर्न लास्ट टाइम एग्जामिनेशन का था, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी लानी और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जेएनईटी और जेईई के इम्तिहानात भी जो है वो टाइम पर मुनक्किद होने हैं। तो इस हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता करके निज़ाम तालीम को बेहतर बनाना होगा। पहली कट आउट लिस्ट जो है वो यकुम अक्टूबर को सामने आ सकती है। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे तलबा ने इस बार एग्जामिनेशंस दिल्ली आके दिए हैं। उम्मीद करें, क्रॉस द फिंगर, दुआ कीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाए और आपका नाम भी कहीं ना कहीं आए। तो यकुम अक्टूबर को पहली लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की सामने आएगी। नज़रें बनाए रखिएगा सोशल मीडिया पर भी और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार के लिए क्या हुक्म जारी हुआ है और ये हुक्म क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि सरकारी ज़मीनों पर या तो मस्जिद बनाया गया या कोई इदारा बनाया गया है और अब हुक्म क्या है ये बताएंगे आपको तफसील के साथ छोटे से ब्रेक के बाद।